नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर विजन में, जहां विचारों की शक्ति, कहानियों की गहराई और सफलता के रहस्य मिलते हैं एक नई सोच के साथ। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ये चैनल है सिर्फ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेरणादायक सफर। मूल रूप से यह किताब पहली बार 1937 में प्रकाशित हुई थी और हैरानी की बात यह है कि 2015 तक की रिपोर्ट के अनुसार थिंक एंड ग्रो रिच की 10 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां पूरी दुनिया में बिक चुकी हैं। इस किताब का बनना अपने आप में एक बहुत ही रोचक कहानी है। इसे एक व्यक्ति ने लिखा था, नाम था नेपोलियन हिल। उन्होंने दुनिया के 500 से भी ज्यादा सबसे अमीर पुरुषों और महिलाओं का इंटरव्यू लिया और उनकी आदतों का गहन अध्ययन किया। कई ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत गरीबी, कम शिक्षा और बिना किसी प्रभाव के की थी। हिल को इस पूरी प्रक्रिया में 20 साल से ज्यादा का समय लगा। उन्होंने इन सभी इंटरव्यूज से मिली समझदारी को एक किताब में संजोया, जिसमें उन्होंने 13 प्रमुख सिद्धांत बताए कि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को कैसे बदल सकता है और अमीर कैसे बन सकता है। तो बिना देरी किए आइए शुरुआत करते हैं। हिल हमें यह दिखाते हैं कि हमारे विचारों की शक्ति कितनी जबरदस्त होती है और यही विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यह अध्याय पूरी किताब की नींव के तौर पर खड़ा होता है। इस किताब की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बात जो मुझे हमेशा पसंद आई, वो यह है कि हिल ने जीवन की सच्ची कहानियों के जरिए हर पाठ को समझाया है। तो चलिए देखें कि विचारों की ताकत कैसे काम करती है। एक व्यक्ति की कहानी है, नाम था डार्बी। वो देश के सबसे सफल बीमा विक्रेताओं, इंश्योरेंस सेल्समैन में से एक बने। वो अक्सर एक घटना सुनाया करते थे जो उनके जीवन की सोच को हमेशा के लिए बदल गई थी, और ये घटना गोल्ड रश के समय की है। डार्बी अपने चाचा के साथ सोने की तलाश में एक खान में काम करने लगे। हफ्तों की मेहनत के बाद अचानक उन्हें सोना मिल गया। शुरुआत बहुत शानदार रही। इतना सफल हुआ कि उन्होंने एक ड्रिल मशीन खरीदी और खुदाई को आगे बढ़ाया। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हुई। जैसे जैसे उन्होंने जमीन के अंदर और गहराई में खुदाई की, सोना मिलना बंद हो गया। उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार ड्रिलिंग करते रहे, लेकिन अफसोस, अब वहां सोने का कोई नामो निशान नहीं था। आखिर में थक हार कर उन्होंने खुदाई बंद कर दी और सारा सामान कुछ $100 में एक कबाड़ी को बेच दिया और वापस घर लौट गए। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। वो कबाड़ी जिसने मशीनें खरीदी थीं, उसने एक खनन माइनिंग इंजीनियर को बुलाया ताकि वह खान की स्थिति का विश्लेषण कर सके। इंजीनियर ने जो खोज की वह चौंकाने वाली थी। खनन का काम इसलिए असफल रहा क्योंकि डार्बी और उनके चाचा भूगर्भीय फॉल्ट लाइंस की जानकारी नहीं रखते थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इंजीनियर की गणना के अनुसार सोना उस जगह से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर था जहां डार्बी ने खुदाई बंद कर दी थी, और वहीं से उस कबाड़ी को भारी मात्रा में सोना मिला, लाखों डॉलर की कीमत का, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हार मानने से पहले एक विशेषज्ञ की सलाह ली। अब आइए देखें कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि डार्बी और उनके चाचा को लगा कि वहां अब सोना नहीं है और उन्होंने मान लिया कि आगे खुदाई करने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने सोच के आधार पर हार मान ली। दूसरी ओर कबाड़ी ने उस छोड़े गए प्रोजेक्ट को एक और मौका दिया, सही जानकारी जुटाई और अंततः सफलता प्राप्त की। हिल यह दिखाते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता केंद्रित सोच, सक्सेस कॉन्शियस रखते हैं। विफलता का सबसे आम कारण यह होता है कि लोग अस्थायी हार से घबराकर बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं।
दरअसल मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी यही है कि औसत इंसान असंभव शब्द से बहुत जल्दी समझौता कर लेता है। इस सीख को और गहराई देने के लिए थिंक एंड ग्रो रिच के 21वीं सदी के संशोधित संस्करण रिवाइज्ड एडिशन में एक आधुनिक उदाहरण दिया गया है, स्टीवन स्पीलबर्ग का, जो अब तक के सबसे महान फिल्म निर्देशक माने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक मजेदार कहानी है कि कैसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने यूनिवर्सल स्टूडियोज में एंट्री पाई थी। उस समय न तो वो फेमस थे, न ही किसी को उनका नाम पता था। हुआ यूं कि स्टीवन ने एक बार यूनिवर्सल स्टूडियोज टूर लिया, जिसमें विजिटर्स को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर का नजारा देखने को मिलता है। लेकिन स्टीवन उस टूर ग्रुप से चुपचाप अलग हो गए और तब तक छिपे रहे जब तक टूर खत्म नहीं हुआ। दिन के अंत में जब वो बाहर निकले तो उन्होंने गार्ड से कुछ साधारण शब्द कहे और निकल गए। इसके बाद अगले 3 महीनों तक वो रोज स्टूडियो में आते रहे, गार्ड्स को देखकर हाथ हिलाते और गार्ड्स उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए अंदर जाने देते। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि स्टीवन हर रोज सूट पहनते थे और हाथ में एक ब्रीफकेस रखते थे, जिससे गार्ड्स को यह लगने लगा कि शायद वह कोई समर इंटर्न या स्टूडेंट है जो यहाँ काम कर रहा है। धीरे धीरे वह वहां के डायरेक्टर्स, राइटर्स और एडिटर्स से दोस्ती करने लगे। इतना ही नहीं, यूनिवर्सल स्टूडियोज के टेलीविजन प्रोडक्शन हेड से भी उनकी जान पहचान हो गई। एक दिन उन्हें अपना कॉलेज का फिल्म प्रोजेक्ट उस डायरेक्टर को दिखाने का मौका मिला, जो उस प्रोजेक्ट से इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्टीवन स्पीलबर्ग को स्टूडियो के साथ अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसके बाद कुछ सालों में ही स्टीवन स्पीलबर्ग ने कई फिल्में निर्देशित की, जिनमें इंडियाना जोन्स की सीरीज, जॉर्ज और बाद में जुरासिक पार्क शामिल है, जो अपने समय की सबसे ज्यादा सफल फिल्मों में से एक बनी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्टर बनने की इच्छा इस स्टीवन के मन में इतनी गहराई से बैठी थी कि उन्होंने वो किया जो बाकी लोग करने से डरते। वो गार्डेड बिल्डिंग में चुपके से घुसे सिर्फ इस उम्मीद में कि उन्हें डायरेक्टर्स के साथ जुड़ने का कोई मौका मिल जाए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है, अगर आपको कोई बड़ी उपलब्धि पानी है तो आपकी सोच आपके कार्यों और आदतों पर गहरा असर डालती है, और यही अंततः आपके परिणामों को तय करती है। इसीलिए हमें अपनी सोच को विफलता चेतना से निकालकर सफलता चेतना की ओर मोड़ना जरूरी है। अब अगले अध्याय पर जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। अगर धन कमाना ही आपका लक्ष्य है, तो क्या आप इतने दृढ़ निश्चयी हैं कि आप बार बार आने वाली मुश्किलों के बावजूद प्रयास करते रहेंगे, बिना रुके, बिना थके? जरा सोचिए इस पर। बहुत समय पहले की बात है, एक महान योद्धा को युद्ध जीतने के लिए एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो अपनी सेना को एक ऐसे दुश्मन से लड़ाने जा रहा था जिसकी सेना उसकी सेना से कहीं बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नावों में बैठाया, दुश्मन के देश तक पहुंचाया और वहां सैनिकों व अस्त्र शस्त्र को उतारने के बाद उसने आदेश दिया, इन सभी नावों को जला दो। फिर उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख सकते हैं कि हमारी वापसी की नावें अब धुएं में बदल चुकी हैं। इसका मतलब है कि अब हम इन तटों से जिंदा तभी लौट सकते हैं अगर हम जीते। अब कोई और रास्ता नहीं बचा, या तो हम जीतेंगे या यहीं मरेंगे। और अंत में उन्होंने जीत हासिल की। अब मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि जो भी इंसान किसी भी क्षेत्र में जीतना चाहता है, उसे अपने सारे पीछे हटने के रास्ते बंद कर देने चाहिए, अपने जहाज जला देने चाहिए। तभी आप उस मानसिक स्थिति को बनाए रख पाएंगे जिसे ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर कहते हैं, और यही सफलता का असली ईंधन होता है। पिछली बार हमने विचारों की ताकत को समझा था, जो आज के पाठ से गहराई से जुड़ा है। नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच का पहला कदम, इच्छा, डिजायर,
जो हर उपलब्धि की शुरुआत होती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आ रहा है वो बेहद अहम है। सच्चाई यह है कि हर इंसान पैसे की ख्वाहिश करता है, लेकिन नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, सिर्फ ख्वाहिश करने से पैसा नहीं आता। यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है। जब तक कि आपके भीतर एक सच्ची ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर, न हो। इस इच्छा के बिना न तो कोई प्रेरणा होगी और न ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। अगर आपके पास एक ज्वलंत इच्छा है, तो आपके अंदर संपत्ति बनाने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब मन की स्थिति वैसी हो जाती है जैसे उस महान योद्धा की, जिसने अपने सैनिकों को जीतने के लिए जहाज जला देने का आदेश दिया था, तो फिर जीत एक जुनून बन जाती है। जब आप उस मानसिक अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो आप अमीरी पाने के लिए निश्चित योजनाएं बनाने लगते हैं, और उन योजनाओं के पीछे आप लगातार मेहनत और लगन से जुट जाते हैं। यहाँ थिंक एंड ग्रो रिच के इस अध्याय से नेपोलियन हिल द्वारा बताए गए SIX व्यावहारिक कदम हैं, जिन्हें एंड्रयू कार्नेगी और थॉमस एडिसन जैसे महान व्यक्तियों ने भी स्वीकार किया था। इनके जरिए आप अपनी धन की इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हैं। 1. अपने मन में तय करें कि आप कितनी राशि प्राप्त करना चाहते हैं। TW, यह तय करें कि इस धन के बदले आप क्या देने वाले हैं। 3. एक निश्चित तारीख निर्धारित करें जब तक आप यह लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहते हैं। F4, एक ठोस योजना बनाएं और उसे तुरंत क्रियान्वित करें। 5. स्पष्ट रूप से लिखें आप कितनी राशि प्राप्त करना चाहते हैं और इसके बदले में आप क्या देने के लिए तैयार हैं। SIX, अपने इस कथन को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, और जब आप इसे पढ़ें तो खुद को उस पैसे का मालिक मानते हुए महसूस करें, देखें और विश्वास करें। ध्यान रखें, सच्ची सफलता के लिए इच्छा अनिवार्य है, क्योंकि सिर्फ कल्पना करना अंततः हताशा की ओर ले जाता है। लेकिन यह इच्छा ही है जो आपको काम करने की ओर धकेलती है, जो नतीजे लाती है। इच्छा आपको आपकी आरामदायक स्थिति से बाहर निकालती है, क्योंकि जब आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं, तो आप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। आप हर वो काम करते हैं जो उस इच्छा को पूरा करने में मदद करे। अब मैं इस अध्याय को एक असाधारण सच्ची कहानी के साथ समाप्त करना चाहता हूं, जो खुद नेपोलियन हिल के दूसरे बेटे ब्लेयर हिल की। ब्लेयर का जन्म बिना कानों के हुआ था। डॉक्टरों ने नेपोलियन से कह दिया कि शायद यह बच्चा पूरी जिंदगी बहरा और गूंगा रहेगा। लेकिन डॉक्टरों की बात सुनने के बाद नेपोलियन ने दिल ही दिल में एक मौन प्रतिज्ञा ली कि वो एक दिन ऐसा रास्ता खोज निकालेंगे जिससे उनका बेटा सुन और बोल सके। उन्हें राल्फ वाल्डो इमर्सन की पंक्तियां याद आईं। सारी सृष्टि हमें आस्था सिखाने की कोशिश करती है, हमें बस आज्ञा माननी है। हर एक के लिए एक मार्गदर्शन है, और अगर हम विनम्रता से सुने तो सही शब्द सुनाई देंगे। तो वो सही शब्द क्या था? नेपोलियन के लिए वो शब्द था इच्छा, डिजायर। उनकी सबसे गहरी इच्छा यही थी कि उनका बेटा सुन और बोल सके, और उन्होंने ये इच्छा अपने बेटे ब्लेयर के अंदर भी डालने का संकल्प लिया। नेपोलियन ने एक बहुत अनोखा तरीका अपनाया। हर रात सोने से पहले वो ब्लेयर को ऐसी कहानियां सुनाते थे जिनका उद्देश्य था उसमें आत्मनिर्भरता, कल्पना शक्ति और सुन पाने की गहरी इच्छा विकसित करना। साथ ही यह विश्वास भी पैदा करना कि उसकी ये कमी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक महान संपत्ति है। ब्लेयर ने कम सुनने के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी और वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त की। एक दिन उसे हियरिंग एड्स, श्रवण यंत्र आजमाने का मौका मिला, लेकिन जो भी डिवाइस उसने पहले ट्राई की वे काम नहीं आए। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसकी ज्वलंत इच्छा अब भी उसके भीतर थी। आखिरकार कॉलेज के अंतिम वर्ष में
उसे एक और विशेष रूप से डिजाइन किया गया हियरिंग एड आजमाने को मिला, जो किसी दूसरी कंपनी ने उसके लिए बनाया था। और यह यंत्र उसके लिए एकदम परफेक्ट साबित हुआ। वो इतना उत्साहित हुआ कि उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया और पहली बार उसकी आवाज को साफ साफ सुन सका। यह ब्लेयर की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब वह सपना पूरा हो चुका था जो ब्लेयर और नेपोलियन दोनों ने देखा था। सामान्य रूप से सुनना और बोलना, यही ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर, वह शक्ति थी जिसने आगे चलकर ब्लेयर को इस काबिल बनाया कि वह हजारों बहरे लोगों की जिंदगी में आशा और व्यावहारिक समाधान ला सके। जब उन्होंने उस हियरिंग एड कंपनी के साथ काम किया और उसे विस्तार दिया, इसने उनकी शारीरिक कमजोरी को एक ऐसी अनमोल संपत्ति में बदल दिया जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि दुनिया भर के हजारों लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई। ब्लेयर ने जो कुछ अपने पिता से सीखा था वो जीवन भर उनके साथ रहा, और वह एक बात थी, हर कठिनाई अपने साथ एक समान या उससे भी बड़ा लाभ का बीज लेकर आती है। याद रखिए, जिंदगी में जो भी आप पाना चाहते हैं, इच्छा ही हर उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु होती है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप अच्छे कपड़े पहने हुए खड़े हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली निवेशक के सामने। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आपको लगता है जैसे आपके चारों ओर सब कुछ धीमा हो गया है। लेकिन आप गहरी सांस लेते हैं और खुद को शांत, संयमित और पूरी तरह केंद्रित दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके दिमाग में एक विचार आता है, यही वह पल है जिसका मुझे इंतजार था। आप जानते हैं कि जो बिजनेस आइडिया आपने तैयार किया है वो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़ा मूल्य ला सकता है। और अब आप उस एक इंसान के सामने खड़े हैं। उम्मीद है कि वह आपसे साझेदारी में रुचि दिखाएगा। लेकिन तभी एक विचार आपके मन में आता है। कुछ लोग इसे संदेह कहते हैं, कुछ लोग इसे अनिश्चितता कहते हैं। वह सोच आपके आत्मविश्वास पर चोट करता है। क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि तुम ये कर सकते हो? अब क्या करोगे? यह झटका आपके आत्मविश्वास को डगमगा देता है। जब आपने यह कल्पना की होगी तो शायद आपको ऐसा लगा हो जैसे आप शार्क टैंक जैसे शो में खड़े हैं। लेकिन असल में यह कहानी 1900 की है। एक सच्ची घटना, जब चार्ल्स एम. श्वाब की मुलाकात जेपी मॉर्गन से हुई थी। इस कहानी की सबसे जबरदस्त बात यह है कि चार्ल्स एम. श्वाब ने थिंक एंड ग्रो रिच के दूसरे सिद्धांत का कमाल तरीके से इस्तेमाल किया। आइए जानें क्या हुआ उस मुलाकात में। नमस्कार, आपका स्वागत है 13 स्टेप्स टू रिचेस की इस सीरीज के दूसरे अध्याय में, जहां हम थिंक एंड ग्रो रिच के अध्याय 3 में गहराई से उतरेंगे। अभी हम लौटते हैं चार्ल्स की प्रेरणादायक कहानी पर, जहां आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह दूसरे स्टेप का इस्तेमाल करके अमेरिका को आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ दिया। और यकीन मानिए, अगर यह सिद्धांत न होता तो यह सब कभी मुमकिन न होता। तो फिर क्या है दूसरा स्टेप टू रिचेस? इसका नाम है आस्था, फेथ। अब सवाल यह है कि नेपोलियन हिल के अनुसार फेथ को इतना जरूरी और मूल्यवान क्यों माना गया? पिछले वीडियो में हमने समझा था कि बर्निंग डिजायर यानी ज्वलंत इच्छा सफलता का एक जरूरी स्टेप है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको यह आस्था रखनी होगी कि यह संभव है और वह वास्तव में सच हो सकता है। नेपोलियन कहते हैं, जब आप किसी इच्छा में सच्चा विश्वास करते हैं और मानते हैं कि वो पूरी होगी, तो वह धीरे धीरे अपने भौतिक रूप में प्रकट होने लगती है। अगर आप फेथ शब्द को परिभाषित करें तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति या चीज में पूरी निष्ठा और विश्वास रखना। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप
जो कर रहे हैं उस पर पूरा भरोसा होना अनिवार्य है, खासकर तब जब समय कठिन हो, क्योंकि अगर आपने विश्वास खो दिया तो आप रास्ते में ही हार मान लेंगे और वहीं खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन को कैसे अभ्यास में लाते हैं। नेपोलियन हिल के इस अध्याय की एक प्रसिद्ध लाइन इसे बहुत अच्छे से दर्शाती है। जो कुछ भी मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को नकारात्मक रूप में देखता है और अपने अवचेतन मन को नकारात्मक विश्वासों से भर देता है तो उसका जीवन अंततः नकारात्मक बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, हमेशा खुद को सफल मानता है और अपनी इच्छाओं को पूर्ण होते हुए कल्पना करता है, तो उसके सफल और समृद्ध जीवन की संभावना कहीं अधिक होती है। अब चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि यह सिद्धांत चार्ल्स एम श्वाब के लिए कैसे काम किया, जिससे 1900 के दशक की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। श्वाब ने एक विचार विकसित किया था, डे सिद्धांत कि विभिन्न प्रतिस्पर्धी स्टील मिल्स को एक साथ मिलाकर एक यूनिफाइड कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के तहत लाया जाए। इस अवसर को सफल बनाने के लिए भारी पूंजी निवेश और सभी मिल्स का एकीकरण जरूरी था। इस विचार को साकार करने के लिए श्वाब की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर टिकी थी जिसके पास पूंजी भी थी और प्रभाव भी। उस व्यक्ति का नाम था J.P. मॉर्गन। ध्यान देने की बात यह है कि इससे पहले भी बहुत से लोग मॉर्गन के पास अपने अपने बिजनेस आइडिया लेकर आए थे, लेकिन मॉर्गन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन श्वाब अलग थे। उन्होंने न केवल अपने विचार में पूर्ण विश्वास फेथ रखा, बल्कि उसमें खुद को भी पूरी तरह झोंक दिया और आत्मविश्वास के साथ मॉर्गन के सामने अपनी योजना प्रस्तुत की। उनकी यह फेथ यानी खुद और अपने विचार पर पूर्ण भरोसा मॉर्गन को बेहद प्रभावित कर गया। यहीं से यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनियों में से एक बनी। और श्वाब स्वयं शक्ति, प्रसिद्धि और धन के शिखर पर पहुंच गए। तो फिर हम इस फेथ यानी आस्था के स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आपको विश्वास पैदा करना कठिन लगता है तो इसका उत्तर छिपा है 13 स्टेप्स टू रिचेस के तीसरे चरण में, जिसकी गहराई से चर्चा अगले अध्याय में की जाएगी। एक बार फिर याद रखिए, जो कुछ भी मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि अगर आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपने मन की आंखों से देखिए और उस पर पूर्ण विश्वास कीजिए, क्योंकि चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या सोचें कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही स्थिति में आप सही हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सारी यादों का एक विशाल पुस्तकालय है? वास्तव में जीवन की हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय, आपकी सोच, सब यहीं से तय होते हैं। आपके डर, इच्छाएं और आवेग, ये सभी गहरी भावनाएं इसी अवचेतन से उत्पन्न होती हैं, जो यह तय करती हैं कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और उसमें अपनी जगह क्या मानते हैं। अगर हम तुलना करें तो आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जितना सीमित है, आपका अवचेतन मन उससे हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है। यही वजह है कि यह जानना बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन को कैसे अभ्यास में लाते हैं। इस बात को एक प्रसिद्ध उद्धरण में बहुत अच्छे से बताया गया है, जो कि नेपोलियन हिल की इस किताब के एक चैप्टर से लिया गया है। जो कुछ भी मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है। इसका एक आसान उदाहरण लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को नकारात्मक नजरिए से देखता है और अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को नकारात्मक विश्वास देता है, तो वह अंततः एक नकारात्मक जीवन ही जिएगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है
खुद को सफल देखता है और अपनी इच्छाओं को पूरी होती हुई कल्पना करता है, उसके सफल और समृद्ध जीवन पाने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। अब चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि यह सिद्धांत कैसे चार्ल्स एम. श्वाब के जीवन में काम आया और कैसे उसने यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन की नींव रखी। श्वाब ने एक आइडिया विकसित किया था, अमेरिका की विभिन्न प्रतिस्पर्धी स्टील कंपनियों को एक ही ट्रस्ट और कॉरपोरेट ढांचे में मिलाकर एकीकृत करना। लेकिन इस विचार को सफल बनाने के लिए भारी मात्रा में पूंजी निवेश और सभी स्टील मिल्स का एकीकरण जरूरी था। इसके लिए वह एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित हो गया जिसके पास वह शक्ति और पूंजी थी, और वह थे जेपी मॉर्गन। ध्यान रहे, इससे पहले भी कई लोग अपने अपने आइडिया लेकर जेपी मॉर्गन के पास गए थे, लेकिन उसने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन श्वाब ने अपने आइडिया पर पूर्ण विश्वास, फेथ और आत्मविश्वास के साथ जेपी मॉर्गन को प्रस्तुत किया। उसका यह भरोसा और जुनून जेपी मॉर्गन को चकित कर गया, और यहीं से यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई, जो बाद में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता और सबसे बड़ी कॉरपोरेशन बनी। श्वाब शक्ति, प्रसिद्धि और धन के शिखर पर पहुंच गया। तो हम फेथ यानी विश्वास के इस स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आपको विश्वास करना कठिन लगता है तो इसका उत्तर छुपा है थिंक एंड ग्रो रिच के तीसरे सिद्धांत में, जो कि अगला अध्याय है। एक बार फिर याद रखें, जो कुछ भी मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपने मन में देखना होगा और उस पर पूरी तरह विश्वास करना होगा। चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप हमेशा सही होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक विशाल फाइल लाइब्रेरी की तरह होता है जिसमें आपकी सारी यादें संग्रहित होती हैं? असल में यही वह जगह है जहां से यह तय होता है कि आप जीवन को कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लेते हैं। डर, इच्छाएं और आदतें, ये सभी आपके अवचेतन मन से आती हैं, जो यह तय करती हैं कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और खुद को कहां पाते हैं। अगर आप चेतन मन, कॉन्शियस माइंड की ताकत की तुलना अपने अवचेतन मन से करें तो आपको पता चलेगा कि चेतन मन बहुत ही सीमित है। अब आइए समझते हैं, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, आपके संपूर्ण मानसिक सामर्थ्य का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो आपकी जागरूकता को नियंत्रित करता है, जैसे देखना, सुनना, छूना, स्वाद और गंध। वहीं अवचेतन मन आपकी कुल मानसिक क्षमता का अधिकतर हिस्सा है, जहां सब कुछ पर्दे के पीछे रिकॉर्ड हो रहा होता है, और यही वह जगह है जहां मैजिक होता है। देखिए, मस्तिष्क एक अद्भुत प्रणाली है। इसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो करीब 100 ट्रिलियन कनेक्शंस बनाते हैं। यह जानकर हैरानी होती है कि आपका अवचेतन मन हमेशा ऑटो पायलट मोड में काम करता है, यहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी। यह आपके अंगों और शारीरिक कार्यों को संभालता है और साथ ही आपकी सीखी और स्वाभाविक प्रवृत्तियों को भी। अब सवाल उठता है, यह सब इतना जरूरी क्यों है? पिछली वीडियो में हमने नेपोलियन हिल के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत फेथ के बारे में बात की थी। यह बहुत बड़ी वजह है कि कई बार हम अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए मान ही नहीं पाते, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं हम मानते ही नहीं कि हम उसे डिजर्व करते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें खुद के लक्ष्य हासिल करने पर विश्वास नहीं होता। लेकिन इस अध्याय में हिल बताते हैं कि अगला सिद्धांत आपको इस विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा और आपके अवचेतन मन को ट्रेन करेगा कि वह सफलता की ओर बढ़े। तो हम ये कैसे करें? इसका उत्तर है तीसरा सिद्धांत, ऑटो सजेशन, स्व संकेत। ऑटो सजेशन एक प्रभावी तकनीक है जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी 20 साल की यात्रा के दौरान कई सफल और अमीर व्यक्तियों से सीखा। तो यह काम कैसे करता है? आपका जीवन मुख्य रूप से आपके 5 इंद्रियों के जरिए अनुभव होता है: देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। हिल कहते हैं कि ये पांचों इंद्रियां नई सोच का निर्माण करती हैं, जो पहले आपकी चेतना द्वारा प्रोसेस होती है और फिर अवचेतन मन तक जाती है। आपका चेतन मन एक फिल्टर की तरह काम करता है। यह निर्णय करता है कि कोई विचार अंदर जाने लायक है या नहीं। एक बार जब कोई विचार अवचेतन मन में पहुंच जाता है तो वह एक बीज की तरह वहां बो दिया जाता है और धीरे धीरे विकसित होता है। यह
आपके व्यवहार, भावनाओं और भविष्य की क्रियाओं को प्रभावित करता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोई भी विचार तभी अवचेतन मन में प्रवेश कर सकता है जब उसमें भावना या इमोशन मिला हो, क्योंकि आपका अवचेतन मन केवल उन्हीं विचारों को पहचानता है जो भावनाओं के साथ जुड़े हुए हों। Buongiorno से एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विचार हैं, एक थॉट बबल जो एक वीआईपी क्लब के बाहर लाइन में खड़ा है, जहां सबको अंदर जाने की कोशिश है, लेकिन अंदर जाने का रास्ता एक सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरता है, जहां चेतन मन के गार्ड खड़े हैं। अगर आपके पास पास नहीं है तो आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है, वो पास क्या है? आप सही सोच रहे हैं, वो पास है भावना या इमोशन। अगर आपके पास भावना है तो आप सीधा अंदर जा सकते हैं। अब सोचिए, ये कैसे काम करता है? किसी पुराने अनुभव को याद करें, बचपन की कोई घटना या कुछ साल पहले की कोई मीटिंग। संभव है आपको उस समय की हर बात शब्दशः याद न हो, लेकिन जो बात हमेशा याद रहेगी वो हैं आपकी भावनाएं और उस समय के इमोशंस। अब जब आप समझना शुरू कर चुके हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, तो यही वह जगह है जहां ऑटो सजेशन का महत्व सामने आता है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने लिखा है, कोई भी विचार, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, ऑटो सजेशन की सहायता के बिना आपके अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता। ऑटो सजेशन मूलतः एक स्वसुझाव की तकनीक है जो समय के साथ असर दिखाती है जब आप इसे नियमित रूप से अभ्यास में लाते हैं। ऑटो सजेशन कैसे करें? स्टेप 1, हमेशा अपने अंतिम लक्ष्य पर फोकस करें। अपनी इच्छा का लिखा हुआ बयान बार बार देखें, फिर अपनी आंखें बंद करें और उसे जोर से बोलें। स्टेप 2, जब आप इसे बोलें तो यह महसूस करें और देख भी लें जैसे कि आप पहले से ही उस लक्ष्य को पा चुके हैं। उसे विस्तार से, कृतज्ञता और उत्साह के साथ कहें। स्टेप 3, इसे दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं, एक बार सुबह और एक बार रात को। मैं सलाह दूंगा कि शुरुआत में 1 मिनट ध्यान करें ताकि आप अपना मन शांत करके यह तय कर सकें कि आपका ध्यान अब किस पर होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताने वाला हूं जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आप इन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे। समय के साथ जब आप इस अभ्यास को करते रहेंगे तो अपने लक्ष्यों पर विश्वास करना आसान लगने लगेगा, क्योंकि अब आपके अवचेतन मन में ऑटो सजेशन के जरिए नए विचार बीज की तरह रोप दिए गए हैं। आपका अवचेतन मन अब खुद को उस दिशा में ढालने लगेगा जहां आपका लक्ष्य है। यह आपको उन्हीं चीजों को देखने सुनने के लिए ट्यून कर देगा जो उन्हीं विचारों से जुड़ी हैं जो आपने उसमें डाले हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, जब आपने अपनी पहली कार खरीदी थी, अब याद कीजिए उसके 1 हफ्ते बाद क्या हुआ। क्या आपको नहीं लगा कि अचानक से वही कार मॉडल आपको सड़कों पर बार बार दिखने लगी, जबकि पहले आपने उसे कभी इतना नोटिस नहीं किया था? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब आपका अवचेतन मन उस कार मॉडल से जुड़ चुका था, एक भावनात्मक कनेक्शन की वजह से। ठीक उसी तरह जब आप अपनी इच्छा को ऑटो सजेशन से अपने अवचेतन मन में डालते हैं तो वही प्रक्रिया शुरू होती है। आप नए अवसरों को नोटिस करना शुरू करेंगे, ऐसे अवसर जिन्हें पहले आप देख ही नहीं पाते थे, धन निर्माण के नए रास्ते जिनके बारे में अब आप सचेत हो जाते हैं। अब जब आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं तो अगला स्टेप होता है एक्शन लेना, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब आइए जानते हैं कुछ सरल और व्यावहारिक तरीके जिनसे आप ऑटो सजेशन कर सकते हैं। पहला तरीका, व्यक्तिगत एफर्मेशंस। ये वही है जो हमने अभी बताया। आप अपने लक्ष्य को अपने फोन, कंप्यूटर या किसी कागज पर लिख सकते हैं और उसे वहां रखें जहां आप उसे हर दिन देख सकें, जैसे फोन का वॉलपेपर या बाथरूम मिरर पर स्टिकी नोट्स। दूसरा तरीका, रिमाइंडर का इस्तेमाल। अपने फोन में एक डेली रिमाइंडर सेट करें जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाए। दिन में कई बार खुद को याद दिलाना आपके मस्तिष्क को सही दिशा में दोबारा फोकस करने में मदद करता है। तीसरा तरीका, विजन बोर्ड्स और पोस्टर। आप अपने लक्ष्य की तस्वीरों और प्रेरक वाक्यों का एक विजन बोर्ड बना सकते हैं जिसे देखकर आपके अंदर प्रेरणा बनी रहे। यह मेरा सबसे पसंदीदा तरीका है ऑटो सजेशन को अपनाने का। अपने घर में कहीं पर एक विजन बोर्ड, फ्रेम की हुई तस्वीर या पोस्टर लगाएं।
खासकर उस जगह जहां आपकी नजर रोजाना बार बार पड़े, जैसे कि आपका कमरा। यह आपकी सबसे बड़ी इच्छा को आपके अवचेतन मन में गहराई से बिठाने में मदद करता है। अब बात करते हैं एक ऐतिहासिक कहानी की। साल था 1919। अमेरिका के सबसे अमीर और प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक कोर्ट ट्रायल में थे। यह मामला तब शुरू हुआ जब शिकागो के एक अखबार ने हेनरी फोर्ड को अज्ञानी शांतिवादी कहकर एक आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किया। कई लोगों को लगता था कि क्योंकि हेनरी फोर्ड ने केवल 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, इसलिए उनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी और वो किसी बड़ी कंपनी को चलाने के काबिल नहीं थे। जैसा आप समझ सकते हैं, फोर्ड इस बयान से गुस्से में आ गए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया। आखिरकार उन्होंने उस अखबार पर मुकदमा कर दिया और यह केस मिशिगन के माउंट क्लेमेंस कोर्ट में चलाया गया। एक पल रुकिए, आइए जानते हैं हेनरी फोर्ड कौन थे। हेनरी फोर्ड एक अमेरिकी ऑटोमोबाइल निर्माता थे जिन्होंने 1908 में मॉडल टी कार बनाई थी, जो कुछ इस तरह दिखती थी। यह पहली कार थी जिसे बहुत कम कीमत पर बेचा गया, जिससे आम लोग भी गाड़ी खरीदकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे। इसके बाद उन्होंने असेंबली लाइन विकसित की, एक ऐसी तकनीक जिससे फैक्ट्री में गाड़ियों का उत्पादन तेज और अधिक कुशल हो गया। इस नवाचार ने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदलकर रख दिया। नतीजतन फोर्ड कंपनी ने लाखों गाड़ियां बेची और हेनरी फोर्ड एक विश्व प्रसिद्ध व्यवसायी बन गए। मिस्टर फोर्ड, कृपया गवाही देने के लिए स्टैंड पर आएं। शिकागो अखबार के वकीलों ने हेनरी फोर्ड को गवाही स्टैंड पर बुलाया। उनका मकसद जूरी को यह दिखाना था कि फोर्ड वाकई में पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके बाद फोर्ड से ढेर सारे अकादमिक प्रश्न पूछे जाने लगे। सारे सवाल इस उद्देश्य से पूछे गए ताकि उन्हें अशिक्षित दिखाया जा सके। एक के बाद एक सवाल। बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन था? 1776 की क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक भेजे थे? फोर्ड ने जवाब दिया, मुझे सही संख्या नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है कि जितने सैनिक आए थे उनसे कहीं कम वापस लौटे थे। काफी देर तक बेकार सवालों से परेशान होकर हेनरी फोर्ड ने वकील की ओर झुकते हुए उंगली उठाई और कहा, अगर मुझे वास्तव में आपके इन बेवकूफी भरे सवालों का जवाब चाहिए होता तो मेरी डेस्क पर लगे बटन में से किसी एक को दबाकर मैं ऐसे लोगों को बुला सकता हूं जो मेरे किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, खासकर उस व्यापार से जुड़ा हुआ जिसमें मैं अपना अधिकांश समय और ऊर्जा लगा रहा हूं। तो आप ही बताइए, जब मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो किसी भी जानकारी को तुरंत दे सकते हैं, तो मैं क्यों अपने दिमाग को हर विषय की जानकारी से भरूं? कोर्टरूम में एकदम सन्नाटा छा गया। कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि जो कुछ अभी कहा गया वो किसी अज्ञानी व्यक्ति का जवाब नहीं था, बल्कि एक शिक्षित और दूरदर्शी व्यक्ति की सोच का परिणाम था। नमस्कार, जरा रुकिए। अगर आप अब तक हमारे 13 स्टेप्स टू रिचेस सीरीज में साथ बने हुए हैं, तो मैं आपको दिल से बधाई देता हूं। आप वाकई में अद्भुत हैं और सीखने की भूख रखते हैं, और इसके लिए धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। अब वापस चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। क्या आपने कभी यह वाक्य सुना है, नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है? क्या आप इससे सहमत हैं? शुरुआत में सुनने पर यह बात एकदम सही लगती है, लेकिन जरा ठहरिए। आज के समय में जानकारी हर जगह उपलब्ध है। बस इंटरनेट पर एक सर्च मारिए, लाखों परिणाम सामने आ जाते हैं। फिर भी दुनिया में कुछ ही लोग असल मायनों में आर्थिक रूप से सफल हो पाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान ही शक्ति है? यह बात पूरी तरह सच नहीं है। दरअसल नेपोलियन हिल कहते हैं कि इसे कहने का एक और बेहतर तरीका है, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, यानी ज्ञान संभावित शक्ति है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच की 5वीं अध्याय की शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे एक निश्चित योजना में ढालकर किसी निश्चित उद्देश्य की ओर निर्देशित किया जाए। उन्होंने ये बात उन अमीर लोगों से बातचीत के अनुभव के आधार पर कही जिनसे उन्होंने इस किताब के लिए इंटरव्यू लिए थे, और ये बात धन के बारे में भी उतनी ही सच है। नेपोलियन लिखते हैं, ज्ञान तब तक धन को आकर्षित नहीं करता जब तक वह व्यवस्थित और समझदारी से कार्य योजनाओं के माध्यम से
उस विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित न हो, जिसका नाम है धन अर्जन। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा ज्ञान कहां मिलेगा जो धन को आकर्षित करता हो? आपकी यह यात्रा शुरू होती है दुनिया में मौजूद दो प्रकार के ज्ञान की समझ से। तो ध्यान से सुनिए, आगे जो आने वाला है वह आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। दुनिया में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक होता है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, और दूसरा होता है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और जब बात पैसे कमाने की आती है तो इन दोनों में से एक प्रकार का ज्ञान बहुत ज्यादा धन पैदा करता है। तो चलिए आपसे एक सवाल, आपके अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान ज्यादा पैसा कमाने में सहायक है? जब तक आप इस पर सोचें, आइए एक बार फिर बात करते हैं हेनरी फोर्ड की। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था महज 15 साल की उम्र में, मतलब हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। तो उनकी शिक्षा का रास्ता आम लोगों से बिल्कुल अलग रहा। फिर भी वह अपने समय के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। ऐसा कैसे हुआ? इसका सीधा उत्तर है, उनकी सफलता उन्हें मिली नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद उस सफलता को बनाया। कैसे उन्होंने सफलता पाई? दो में से एक प्रकार के ज्ञान का सही इस्तेमाल करके। असल में हर क्षेत्र में सफल लोग लगातार विशेष ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, वो ज्ञान जो उनके मकसद, व्यापार या पेशे से सीधा जुड़ा होता है। वहीं जो लोग असफल रहते हैं वो यह गलती करते हैं कि वे सोचते हैं शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित होती है, और सिर्फ इसलिए कि हेनरी फोर्ड ने स्कूल जल्दी छोड़ दिया, इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने ये शिक्षा लेना बंद कर दिया। क्या आप जानते हैं कि अगर आप एजुकेट शब्द को तोड़कर देखें तो यह लैटिन शब्द एजुको से निकला है, जिसका मतलब होता है भीतर से बाहर लाना, यानी किसी की आंतरिक क्षमताओं को विकसित करना। स्कूल का अपना एक अहम रोल है, जहां आपको वो महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है जो भविष्य में आपके काम आ सकती है। लेकिन एक बार जब आप स्कूल पूरा कर लेते हैं तो आपको ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि आपकी चुनी गई प्रोफेशन या करियर में आपको लगातार सीखते रहना होगा। अगर आप दुनिया में अपने बिजनेस या प्रोफेशन से सच में कोई मूल्य देना चाहते हैं तो खुद को विकसित करने की ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हेनरी फोर्ड ने भी सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज की जगह खास जानकारी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर ज्यादा ध्यान दिया। समय के साथ टेक्नोलॉजी और बाकी हर चीज बदलती रहती है, इसलिए नई और जरूरी स्किल्स को सीखते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप भी हेनरी फोर्ड की तरह किसी ऐसी चीज में माहिर हो जाते हैं जो डिमांड में है, तो आप अपने आप को भीड़ से अलग कर सकते हैं। इससे आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की ज्यादा कीमत तय करने का हक मिलता है, क्योंकि आपकी स्किल्स की मांग ज्यादा होती है। अब एक दिलचस्प उदाहरण सुनिए। आज के समय में यूनिवर्सिटी करियर एडवाइजर रिपोर्ट करते हैं कि जो रिक्रूटर्स कॉलेज में भर्ती के लिए आते हैं वो मुख्य रूप से उन छात्रों में रुचि रखते हैं जिन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, गणित, रसायन शास्त्र जैसी विशेष फील्ड्स में पढ़ाई की हो। ऐसे क्षेत्र जो उन्हें सीधे तौर पर प्रोडक्टिव जॉब में जाने के लिए तैयार करते हैं। जबकि लिबरल आर्ट्स के छात्रों की स्किल्स ज्यादा सामान्य होती हैं, पर स्पेशल नहीं। है ना यह सोचने वाली बात? जैसा कि आप अब समझ रहे होंगे, हेनरी फोर्ड ने खुद को उन क्षेत्रों में सेल्फ एजुकेट किया जहां वो स्पेशल जानकारी हासिल कर सकते थे। ऐसी जानकारी जो न केवल उनके इंटरेस्ट की थी, बल्कि उन्होंने उसे प्रैक्टिकल रूप में भी इस्तेमाल किया अपने करियर और बिजनेस को आगे बढ़ाने में। और एक बात और ध्यान दीजिए, अब क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि मैं सामान्य जानकारी से अपना दिमाग क्यों भरूं, केवल सवालों का जवाब देने के लिए, जब मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझे वो सारी जानकारी दे सकते हैं जिसकी मुझे जरूरत है? आपने गौर किया? नेपोलियन हिल लिखते हैं, हेनरी फोर्ड के पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप की सहायता थी जिसकी मदद से वो हर वो विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते थे जिसकी उन्हें अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने के लिए जरूरत थी। फिर से गौर कीजिए, मास्टरमाइंड ग्रुप, ये क्या है? यह एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप इस किताब के एक अन्य चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। यही सिद्धांत आपके बिजनेस को एक नए मुकाम तक ले जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण, एंड्रयू कार्नेगी।
जैसा कि आप जानते होंगे, एंड्रयू कार्नेगी अपने स्टील बिजनेस के लिए जाने जाते थे और वे बेहद अमीर व्यक्ति थे। क्या आप जानते हैं कि एजुकेट शब्द लैटिन शब्द एजुको से निकला है, जिसका अर्थ होता है अंदर से विकसित करना या भीतर से बाहर लाना। स्कूल की अपनी एक अहम भूमिका होती है, जहां से हम जरूरी जानकारी सीखते हैं जो बाद में हमारे जीवन में मदद करती है। लेकिन एक बार जब आपकी स्कूली पढ़ाई पूरी हो जाती है तो आपको यह समझना जरूरी है कि चाहे आप किसी भी पेशे को चुनें, आपको यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि अगर आप इस दुनिया में अपने काम या व्यवसाय के जरिए लगातार मूल्य वैल्यू देना चाहते हैं तो आपको जीवन भर सीखते रहना होगा और खुद को लगातार विकसित करना होगा। तो असल में आपको सिर्फ यह समझना है कि हेनरी फोर्ड ने सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की जगह विशेषीकृत ज्ञान स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करने पर ज्यादा ध्यान दिया। यह बेहद जरूरी है कि आप लगातार नई स्किल्स सीखते रहें और उन्हें बेहतर बनाते रहें, क्योंकि टेक्नोलॉजी और दुनिया लगातार बदल रही है। हेनरी फोर्ड की तरह अगर आप किसी एक खास और डिमांड में रहने वाले कौशल में माहिर हो जाते हैं तो आप खुद को भीड़ से अलग साबित कर सकते हैं और अपनी सेवाओं या प्रोडक्ट्स की कीमत खुद तय कर सकते हैं, क्योंकि आपके विशेष कौशल की मांग ज्यादा होगी। एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। आज के समय में यूनिवर्सिटी करियर एडवाइजर रिपोर्ट करते हैं कि जो रिक्रूटर्स उनके कैंपस में आते हैं वो सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं उन स्टूडेंट्स को हायर करने में जो किसी स्पेशल फील्ड जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री आदि में पढ़े हों, ताकि उन्हें तुरंत ही प्रोडक्टिव जॉब में लगाया जा सके। इसके उलट लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास भले ही व्यापक जानकारी हो, लेकिन वो विशेष नहीं होती। है ना सोचने वाली बात। जैसा कि आप अब तक समझ चुके होंगे, हेनरी फोर्ड ने खुद को सेल्फ एजुकेट किया उन विषयों में जिनमें वो सबसे ज्यादा रुचि रखते थे और फिर उस ज्ञान को प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया ताकि वो अपने करियर और व्यापार में आगे बढ़ सके। और हाँ, एक और बात, ये सुनिए, क्या आप कृपया मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपने दिमाग को सामान्य ज्ञान से क्यों भरूं, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सवालों के जवाब दे सकूं, जबकि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझे हर वो जानकारी दे सकते हैं जिसकी मुझे जरूरत है। क्या आपने गौर किया? नेपोलियन हिल ने लिखा, हेनरी फोर्ड के पास उनकी मास्टरमाइंड ग्रुप की सहायता से हर तरह का आवश्यक विशेष ज्ञान उपलब्ध था, जिसकी वजह से वो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बन पाए। क्या आपने पकड़ा? मास्टरमाइंड ग्रुप। ये क्या होता है? ये एक बेहद जरूरी सिद्धांत है जिसे आप इस किताब के अगले चैप्टर्स में विस्तार से सीखेंगे और यह आपकी सफलता को एक नए स्तर तक ले जा सकता है। एक तेज उदाहरण देखें, एंड्रयू कार्नेगी का। आप जानते हैं, एंड्रयू कार्नेगी अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध थे और वो बहुत ही अमीर इंसान थे, लेकिन उन्होंने कहा था, मुझे खुद स्टील बनाने की तकनीकी जानकारी नहीं थी और ईमानदारी से कहूं तो मुझे उसमें खास दिलचस्पी भी नहीं थी। जो विशेष ज्ञान मुझे चाहिए था स्टील के निर्माण और मार्केटिंग के लिए, वो मुझे मेरे मास्टरमाइंड ग्रुप के जरिए मिला। इस पर हम आगे की वीडियो में और गहराई से चर्चा करेंगे। अब सवाल यह है, आप इस चैप्टर को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे? सबसे पहले यह तय करें कि आपको किस प्रकार का विशेषीकृत ज्ञान चाहिए और आपको वह क्यों चाहिए। दूसरा, इस ज्ञान के उद्देश्य को स्पष्ट करें और फिर यह पता लगाएं कि आप यह ज्ञान कहां से भरोसेमंद स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य कहता है कि आपको कॉलेज दोबारा जाना चाहिए तो जरूर विचार करें, लेकिन अगर आप उसे स्वयं सीख सकते हैं तो बिल्कुल करें, पर सीखें इस इरादे से कि आपको व्यावहारिक जानकारी मिले जो आपको वहां पहुंचाने में मदद करे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जैसा कि पहले 4 अध्यायों में बताया गया। नेपोलियन हिल ने अमीर लोगों से जो सीखा उसे याद रखिए। ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब उसे किसी ठोस योजना के जरिए किसी निश्चित उद्देश्य के लिए संगठित करके उपयोग में लाया जाए। अब आपके लिए एक सवाल, आप किस तरह के विशेष कौशल स्पेशलाइज्ड स्किल्स को विकसित करना चाहते हैं ताकि आप ज्यादा वैल्यू बना सकें, जो अंततः ज्यादा पैसे की ओर भी ले जा सकता है? नीचे कमेंट करके बताइए। अब एक कहानी की झलक जो आने वाला चैप्टर दिखाएगा। साल था 1888। एक बूढ़े देशी डॉक्टर ने एक शहर में प्रवेश किया और चुपचाप एक दवा की दुकान के पिछले दरवाजे से भीतर गया।
करीब 1 घंटे तक वह डॉक्टर और एक केमिस्ट दुकान के अंदर धीरे धीरे फुसफुसाते रहे। इसके बाद डॉक्टर बाहर गया और एक पुरानी बड़ी केतली और एक लकड़ी की बड़ी चम्मच लेकर वापस आया। ओह, क्या यही वो चीज है? हाँ साहब, यही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्लर्क ने केतली की जांच की, अपनी जेब से ₹500 निकाले और डॉक्टर को दे दिए। डॉक्टर ने बदले में एक छोटा सा कागज दिया जिसमें उस केतली में उबाल लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश लिखे थे। बाद में जब क्लर्क ने उस केतली को चलाना शुरू किया तो उसने उसमें अपना एक विशेष गुप्त इंग्रेडिएंट भी मिला दिया और वही केतली अब सोना उगलने लगी। शुरुआत में, अनजाने में ही सही, उसने जो चीज डाली वो इतनी खास थी कि उसने ना सिर्फ खुद को अमीर बना दिया बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? चलिए साथ में पता लगाते हैं। आपने अभी जो देखा वो था थिंक एंड ग्रो रिच के 5वें सिद्धांत की झलक, जिसने एक नौजवान की जिंदगी को बदल दिया और आपकी भी बदल सकती है। हम इस जादुई केतली की कहानी को अगले चैप्टर में और विस्तार से जानेंगे, तो यकीन मानिए आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 6 में, जहां नेपोलियन हिल आपको मानव जाति के इतिहास को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। सोचिए, कितनी ज्यादा चुनौतियां होने के बावजूद हमने क्या क्या कर दिखाया है। ऐसे विचारों को भी साकार किया है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। नेपोलियन हिल ने लिखा है, सभी संपत्तियों की शुरुआत विचारों से होती है, विचार कल्पना की उपज होते हैं। बिल्कुल सही। धन प्राप्त करने का 5वां चरण है कल्पना। जैसा कि हिल कहते हैं, कल्पना मस्तिष्क की कार्यशाला है। यहीं पर विचार जन्म लेते हैं जो आगे चलकर व्यवहारिक योजनाओं में बदले जा सकते हैं और अंततः धन बना सकते हैं। तो अब सवाल यह है, हम इस सिद्धांत का प्रयोग कैसे करें? नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी कल्पनाशीलता 2 रूपों में कार्य करती है। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसका उपयोग सबसे अधिक और सामान्यतः किया जाता है। इसमें पुराने विचारों, योजनाओं और अवधारणाओं को नए ढंग से जोड़कर कुछ नया बनाया जाता है। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसका उपयोग कुछ एकदम नया बनाने के लिए किया जाता है। एक ऐसा विचार जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। यह तब होता है जब आपको अचानक कोई प्रेरणा, इंस्पिरेशन या आभास, हंच होता है, जिसे हिल अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से प्राप्त मानते हैं। कुछ लोग इसे भगवान की ओर से मिली प्रेरणा भी कहते हैं, जो इतिहास में कई बार महान आविष्कारों का कारण बनी। इस प्रकार की क्रिएटिव इमेजिनेशन का प्रयोग कई व्यावसायिक, औद्योगिक और वित्तीय नेताओं, साथ ही कवि, संगीतकार, कलाकार और लेखकों द्वारा किया गया है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सिंथेटिक इमेजिनेशन कम महत्वपूर्ण है। हिल सिर्फ इतना कहते हैं कि आपको भविष्य में ऐसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है जहां आपको बॉक्स के बाहर सोचने की जरूरत पड़े, यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन का सहारा लेना होगा। तो इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से कैसे अपनाएं? शुरुआती लोगों के लिए हिल सुझाव देते हैं कि सबसे पहले सिंथेटिक इमेजिनेशन को विकसित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप धन बनाने की प्रक्रिया सीखना चाहते हैं तो पहले उन विचारों की तलाश करें जो पहले से काम कर चुके हैं, उन्हें अपनाएं और अपने अनुभव से उन्हें दोहराएं, यानी पुराने विचारों को नए तरीके से लागू करें। धीरे धीरे जब अनुभव बढ़ता जाए तब आप अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को आजमाना शुरू कर सकते हैं। अपनी ओर से कुछ नया ट्विस्ट जोड़ सकते हैं, कुछ मूल विचार जो आपके व्यवसाय को और भी यूनिक और आकर्षक बना सके। अंत में हिल कहते हैं, जितना अधिक आप अपनी सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन का प्रयोग करेंगे, यह एक मांसपेशी की तरह विकसित होगी और समय के साथ ये नई और बेहतर आइडियाज को पहचानने में और तेज हो जाएगी। हालांकि क्रिएटिव इमेजिनेशन हर समय नहीं आती, लेकिन जब आती है तो अचानक आती है। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों को एक सपने में या स्नान करते समय या किसी शांत पल में कोई विचार आया जो बाद में बहुत बड़ा बन गया। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई अचानक प्रेरित विचार आए, उसे तुरंत लिख लीजिए ताकि आप उसे हकीकत में बदलने के एक कदम और पास पहुंच सकें। अब आइए वापस लौटते हैं उस जादुई केतली की कहानी पर।
देखते हैं कैसे ये सिद्धांत उस पर लागू हुआ। जिसे भी आप हों, जहां भी आप रहते हों, और चाहे आप किसी भी पेशे में क्यों ना हो, बस एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप कोका कोला का नाम सुने तो जान लें कि इस विशाल साम्राज्य की संपत्ति और प्रभाव सिर्फ एक सिद्धांत के कारण संभव हुआ, और वो था कल्पना। वो रहस्यमयी सामग्री जिसे एक दवा विक्रेता एसा कैंडलर ने मिलाया था, दरअसल वो सामग्री थी कल्पना। जब आसा कैंडलर ने इस सिद्धांत को अपनाया तो उनके मन में इस ड्रिंक को बेचने और प्रचार करने के नए नए तरीके आने लगे, जिनके बारे में कभी डॉक्टर ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने जो कुछ किया उनमें से कुछ उदाहरण ये हैं। उन्होंने कोका कोला के चमकीले लाल बैनर सड़कों, कारों और अखबारों में लगाए। यहां तक कि जो ड्रम कोका कोला भरकर भेजे जाते थे उन्हें भी लाल रंग से पेंट करवाया ताकि लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित हो। इसके अलावा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फ्री कोका कोला का ग्लास देने के लिए कूपन का आइडिया लाया, जिसे बार्स में इस्तेमाल किया जा सकता था। यह सभी रणनीतियां बेहद सफल साबित हुई और आज कोका कोला ने पूरी दुनिया में हजारों लोगों को नौकरियां, व्यवसाय और अवसर दिए हैं। और यह सब सिर्फ कल्पना से उपजी एक विचार से शुरू हुआ था। नेपोलियन हिल ने लिखा, हमारी एकमात्र सीमाएं यदि तर्क के दायरे में हों तो केवल हमारी कल्पना के विकास और उसके उपयोग में निहित होती हैं। अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी संगठित योजना। अब जरा ये कल्पना कीजिए, आप अपनी आंखें खोलते हैं और खुद को एक मध्यकालीन किले, मिडीवल कासल बेपाय में पाते हैं। आपके चारों ओर आपके सबसे विश्वसनीय योद्धा, राजसी सलाहकार और उच्च अधिकारी खड़े हैं, और सब एक विशाल मेज के चारों ओर इकट्ठा हैं, जिस पर एक युद्ध योजना का नक्शा फैला हुआ है। आप महसूस करते हैं कि ये सभी आपकी ओर देख रहे हैं, आपसे अगली योजना सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके राजा हैं। आप ध्यान से नक्शे को देखते हैं, अपनी सेना और दुश्मनों की स्थिति को परखते हैं और खुद से सवाल करते हैं, क्या यह योजना वास्तव में काम करेगी? अचानक एक सिपाही तेजी से कमरे में आता है और कहता है, महाराज, हमारे पास बुरी खबर है। दुश्मन पूर्व दिशा से हमला कर चुका है और हमारी मूल योजना विफल हो चुकी है। स्थिति गंभीर है, लेकिन तभी आपके मन में एक नई सोच जन्म लेती है। हम एक नई और बेहतर योजना के साथ पलटवार करेंगे। आप तुरंत उठते हैं और अपने लोगों से दृढ़ आवाज में कहते हैं, हमें निराशा से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह असफलता का अंत नहीं बल्कि एक नई जीत की दिशा में मार्गदर्शन है। आपके इन प्रेरणादायक शब्दों से सभी सैनिक और सलाहकार उत्साहित हो जाते हैं और फिर से एक नई योजना बनाने में लग जाते हैं। अब सोचिए, क्या कभी आपने शतरंज का खेल खेलते वक्त कुछ ऐसा ही महसूस किया है? यही सोच हमें ले जाती है नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 7वें अध्याय में, जहां वो बताते हैं कि असाधारण सफलता छठे सिद्धांत के माध्यम से कैसे हासिल की जा सकती है। और वो सिद्धांत है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कम मत कीजिए, चैप्टर 7 नुसानी सामू, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, व्यवस्थित योजना। थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 2 में हमने जाना था कि डिजायर को धन में बदलने के लिए 6 स्पष्ट और व्यावहारिक कदम कौन से हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम था एक निश्चित और व्यावहारिक योजना का निर्माण। तो अगर आप धन अर्जित करने की इच्छा रखते हैं तो इस अध्याय की शुरुआत में ही नेपोलियन हिल यह साफ कर देते हैं कि जो भी योजना आप बनाएं उसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई राजा अपने विश्वसनीय लोगों के साथ रणनीति बनाता है। कोई भी व्यक्ति अकेले दम पर सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब एक योजना अपने लोगों के साथ मिलकर बनाई जाती है तो वह सबसे अलग और प्रभावशाली बन सकती है। तो फिर हमें इस प्रक्रिया को कैसे अपनाना चाहिए? हिल कहते हैं, आप जो भी योजना अपनाएं उसका निर्माण आपके और आपके मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के सामूहिक विचार से होना चाहिए। आहा, मास्टरमाइंड ग्रुप। याद है चैप्टर 5 में हमने हेनरी फोर्ड और एंड्रू कार्नेगी के मास्टरमाइंड समूह के बारे में सीखा था। हिल बताते हैं कि आपको अपने जैसे लोगों के साथ जुड़कर एक दिशा तय करनी होगी और उस दिशा में योजना को लागू करना होगा। और इन लोगों के समूह को ही वह कहते हैं
मास्टरमाइंड, जिस पर वह एक पूरा अलग अध्याय भी इस किताब में लिखते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप की शुरुआत करने के लिए हिल 4 मुख्य स्टेप्स बताते हैं। स्टेप 1, खुद को ऐसे मास्टरमाइंड समूह से जोड़ें जिनके पास आपकी योजना को अमल में लाने की योग्यता हो। स्टेप 2, इस समूह को इकट्ठा करने से पहले यह स्पष्ट कर लें कि आप उन्हें बदले में क्या दे सकते हैं, उनके सहयोग और समय के बदले। स्टेप 3, समूह से सप्ताह में कम से कम 2 बार मिलें और अगर संभव हो तो और भी ज्यादा बार, जब तक कि एक ठोस योजना तैयार न हो जाए। स्टेप 4, आप और समूह के सभी सदस्यों के बीच हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखें। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आती है, सिर्फ योजना बना लेने से ही सफलता की गारंटी नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हिस्से में राजा और उसके योद्धाओं की पहली योजना विफल हो गई थी। रास्ते में रुकावटें जरूर आएंगी और कई बार आपकी पहली योजना पूरी तरह फेल हो सकती है, लेकिन हिल जोर देकर कहते हैं कि योजना बनाना एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। उनके शब्दों में, अगर पहली योजना असफल हो जाए तो उसे तुरंत किसी नई योजना से बदल दीजिए। अगर वह भी काम न करे तो फिर अगली योजना बनाइए और ऐसा करते रहिए जब तक कि कोई योजना सफल न हो जाए। टॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब के आविष्कार से पहले 10,000 से ज्यादा बार असफल प्रयास किए, उन्होंने भी कहा था, अस्थायी हार का मतलब केवल इतना है कि आपकी योजना में कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर आपकी योजना असफल हो जाए तो फिर से बैठकर नई रणनीति तैयार कीजिए। ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाइए और तब तक सुधार करते रहिए जब तक योजना सफल न हो जाए। अब इस अध्याय के बाकी हिस्से में नेपोलियन हिल ने कई व्यावहारिक गाइड्स साझा किए हैं जिन पर उन्होंने बहुत समय और ध्यान दिया है। यह अध्याय इतना विस्तृत है कि 40 पेज से भी ज्यादा लंबा है। इन गाइड्स का मुख्य संदेश है दूसरों के लिए मूल्यवान सेवाएं प्रदान करना। दूसरों को फायदा पहुंचाकर ही आप खुद भी ऊपर उठ सकते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, जैसे एक लीडर के 11 गुण, जीवन में असफलता के 30 कारण, वर्ष में एक बार खुद से पूछे जाने योग्य 28 प्रश्न, ताकि आप अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकें। मैं आपको इन गाइड्स को खुद से पढ़ने और उसमें बताए गए ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने की सिफारिश करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और जीवन बदलने वाली सीखों के लिए इंस्पायर विजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेरित रहिए, विजन के साथ बढ़ते रहिए।